ओके सो हाय एवरीवन, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सिंपल पोस्टुलेट्स की जो इस सब्जेक्ट के अंदर फॉलो होते हैं। कुछ सिंपल पोस्टुलेट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं, ये सिंबल होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का। और लास्ट में हम थोड़ी सी बात एंट्रोपी की करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज हम डील करेंगे, इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर टू अ कोल्डर बॉडी। गर्म चीज़ ठंडी हो जाती है जब हम आइसोलेटेड छोड़ देते हैं उनको, आपस में कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस लॉ को हम स्टडी करेंगे, क्या ये असल में लॉ है या ये कुछ और है जिसको लॉ अगर हम मान लेते हैं तो सही रहता है, हमारा जो कंसिस्टेंट रहती है हमारी थ्योरी। तो इसी के बारे में आज हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एवरेजिंग पोस्टुलेट की। एवरेजिंग पोस्टुलेट, ओके, मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इस तरीके का कोई भी एक सिस्टम है, बॉक्स के अंदर एक गैस बंद है। तो अगर मान लो इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल मिलाकर, तो उनके कुछ ना कुछ माइक्रोस्टेट्स होंगे। माइक्रोस्टेट को मैं ऐसे इस नोटेशन से बोलूँगा, माइक्रोस्टेट होंगे उनके। माइक्रोस्टेट अगर याद करें हम फर्स्ट वीडियो से, मैंने बोला था माइक्रोस्टेट होता है हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एक माइक्रोस्टेट बनाती है। हर एक पार्टिकल की सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हमको पता है, तो हम बोलेंगे वो सिस्टम का एक माइक्रोस्टेट है। तो पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स कुछ ना कुछ हो सकते होंगे सिस्टम के, कि ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अब किसी भी सिस्टम के मान लो टोटल मिलाकर जितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं, सब कुछ कंसिडर करने के बाद वो हो सकते हैं ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो सबसे जो बेसिक अजम्पशन है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, या मोर स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, वो ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन केयरफुली। ऑल माइक्रोस्टेट्स are equally probable। सारे के सारे जितने भी माइक्रोस्टेट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो इक्वली प्रोबेबल होते हैं। तो हम इसको ध्यान से समझते हैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मान लो तुम मेजर करते हो सिस्टम का माइक्रोस्टेट। मान लो तुम कोई मशीन तुम बना लेते हो, ऐसी इमेजिनरी मशीन, जिससे हर एक पार्टिकल के हर एक स्टेट को तुम मेजर कर लेते हो। तो इन ओमेगा में से कोई भी एक माइक्रोस्टेट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उन सारों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/ओमेगा। सारों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है मिलने की, कुछ भी हो सकती है, मतलब सारों की इक्वल होगी और इन सब का जो सम होगा वो 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें से कोई एक मिलेगा। ओमेगा बार हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो की भी बात करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस वर्ड को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं, मेनली दो हैं, बट हमारे लिए जितने काम के होते हैं फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस हम सिर्फ एक ही तरीके की बात करेंगे। और वो क्या होता है, मान लो कि तुम लोगों के पास टोटल मिलाकर किसी भी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, ओके, और मान लो उस पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो U है। तो सिस्टम चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसको ये दोनों कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल है, ये हमेशा फॉलो होगा। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या ये हमेशा फॉलो होगा?
आंसर इज नो। एक फोटोन है मान लो बहुत सारी कैविटी के अंदर, तो फोटॉन्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड, लेकिन उस केस में भी एनर्जी जरूर कंजर्व रहेगी। फोटॉन्स को नंबर को कंजर्व करना जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर जो और पार्टिकल्स हैं, जैसे कि तुम हीलियम गैस की बात कर रहे हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे हमेशा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है कि मान लो टोटल मिलाकर तुम्हारे पास n पार्टिकल्स हैं और n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास एनर्जी है एप्सिलॉन 1, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास एनर्जी है एप्सिलॉन 2, ऐसे ऐसे कर कर टोटल मिलाकर मान लो नंबर ऑफ एनर्जीज जो है वो m है, तो nm नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास एनर्जी है एप्सिलॉन m। तो सिस्टम के बारे में जब भी तुमको ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो दिस डिफाइंस अ कॉन्फ़िगरेशन, this defines a configuration। ओके, अब एवरेजिंग पोस्टुलेट क्या है वहां तक आएंगे हम धीरे धीरे। अब सिंपल सी बात देखो, तुम्हारे पास मान लो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम इससे डिनोट करते हैं ni। दिस मीन्स ni number of particles in the ith energy level has ni particles। I hope this is clear। So this configuration can be made possible by a number of microstates। बहुत सारे माइक्रोस्टेट्स हैं जो इस कॉन्फ़िगरेशन को बर्थ दे सकते हैं। ओके, सो अगर मान लो सिस्टम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो तो है ओमेगा, और जो ये वाला स्टेट है, ये वाला, इसके अंदर मान लो स्टेट है गामा। जो माइक्रोस्टेट्स का नंबर बन रहा है टोटल, वो इस वाले के अंदर बन रहा है गामा। तो अब हमसे कोई अगर सिंपल पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और तुमको इसका आंसर ऑलरेडी आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन इफ यू मेक अ मेजरमेंट ऑन द सिस्टम? तो the probability of finding this configuration is the same as इन सारे के सारे जितने माइक्रो स्टेट्स हैं इनमें से कोई भी एक तुमको मिल जाए। क्या ये बात बहुत सिंपल है समझने में? बिल्कुल। इन सब में से कोई भी एक माइक्रो स्टेट तुमको मिल जाए तो तुम बोलोगे कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पे हम पहुंच गए हैं। सो इन शॉर्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना इज द सेम एज इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालना। अब इनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? मान लो ये गामा जो माइक्रोस्टेट्स हैं 1 2 3 ऐसे कर कर गामा तक ये जा रहे हैं, तो फर्स्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 बाय ओमेगा। ऑल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। अब वो बात याद रखना, थोड़ा सा इसके अंदर आई कैन सी कि दिमाग लगेगा पहली बार में, बट यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स एंड देन तुमको सब कुछ समझ में आएगा। अब सेकेंड माइक्रोस्टेट की कितनी है प्रोबेबिलिटी? उसकी भी 1 बाय ओमेगा। टोटल मिला के गामा माइक्रोस्टेट्स हैं, तो ये प्रोसेस गामा बार ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा गामा बाय ओमेगा। तो इसका मतलब है कि जो अपने पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन बाय गामा अपॉन ओमेगा, वेयर गामा इसके अपने माइक्रोस्टेट्स नंबर और ये है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब एवरेजिंग पोस्टुलेट क्या कहता है? एवरेजिंग पोस्टुलेट कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम है,
तो उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि सिस्टम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, सो व्हाट यू से इज कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं सिस्टम की, NI NJ, मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो पॉसिबल हैं सिस्टम की, इन सारों का तुमको एवरेज लेना पड़ेगा। अगर पहली कॉन्फ़िगरेशन कह रही है कि 5 पार्टिकल्स हैं एक स्टेट में, अगली कह रही है कि 2 हैं, तो तुमको उस तरीके से एवरेज करना पड़ेगा ताकि दोनों को जस्टिस हो सके। और तुम बोलोगे कि एवरेज ऑन एन एवरेज इतना है, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है उसकी, भाई इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है वो। तो इसीलिए हम सिर्फ एवरेज की ही बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा सिस्टम है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। रियल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, अभी मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट बात कि NI कॉन्फ़िगरेशन में होने की जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की, वो होती है गामा अपॉन ओमेगा। अगर ये होती है प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल सी बात देखो, अगर किसी सिस्टम के नंबर ऑफ अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो अगर बहुत ही ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि ओमेगा के पास पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो इसी कॉन्फ़िगरेशन के हैं। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको क्या हम बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। रियल सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, जो रियल सिस्टम्स की हम बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल सिस्टम्स के अंदर ये जो गामा नंबर होता है ये इतना हाई होता है कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। इसका मतलब इन रियल सिस्टम्स द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशंस number of microstates are so high that it is almost always the actual configuration of the system। मतलब जब तुम मेजरमेंट करोगे कॉन्फ़िगरेशंस की तो लगभग हर बार सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन आएगी रियल सिस्टम्स के अंदर। ये हम आगे कुछ जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझना बहुत है कि ऐसा होता है। रियल सिस्टम्स के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उस वाली कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉन्फ़िगरेशन जो ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्चुअल होती ही है सिस्टम की, उसमें प्रोबेबिलिटी वाली जो डिस्कशन है वो ख़त्म ही हो जाती है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं एक काम की बात करना चाहूँगा तुमसे। काम की बात कौन सी करना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो हम किसी भी चीज़ की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने अभी बोला कि अगर तुमको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो तुमको एवरेज कॉन्फ़िगरेशन की ही बात करनी होती है जब हम बहुत सारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं। अगर तुमको एवरेज कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे वो एवरेज, एक मैं एग्जांपल से सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मूला क्लेम कर देता हूँ कि एवरेज कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो तुम्हारे पास कोई भी क्वांटिटी है x, उसकी तुमको एवरेज निकालनी है इन अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स। तो वो कैसे निकलती है, x की पहली वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वो पहली वैल्यू प्लस x की दूसरी वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वो दूसरी वैल्यू, ऐसे ऐसे करके जितनी x की टोटल वैल्यूज मान लो n हो सकती हैं, ऐसे कर कर ये हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल एन आएगा, सॉरी। ये इस फॉर्मूले का एक बार मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ कि वाई दिस इज ट्रू। बहुत इजी है। मान लो एक क्लास के अंदर टोटल मिलाकर 10 बच्चे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th ये वाले बच्चे हैं। और किसी ने हमसे पूछा कि
इस क्लास के बच्चों की एवरेज एजेस क्या है। तो सबसे पहले हम इन लोगों की ना एज लिख लेते हैं। मान लो ये बच्चा तो है 12 साल का, ये दोनों है 13 के, ये दो 14 के, बाकी ये 4 बच्चे 15 के हैं और एक बच्चा है 16 का। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर तुम कोई भी बच्चा रैंडमली चुनते हो इन 10 में से, उसकी एज 12 होने के चांस क्या होंगे, 1/10, क्योंकि एक ही बच्चा है। 15 होने के क्या चांस होंगे, 4/10, क्योंकि 4 बच्चे हैं 10 में से वैसे। तो ऐसे हम पहली बात तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इन बच्चों की अगर एवरेज एज निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज एज क्या आ जाएगी, 12 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 15। ये मैं एक्सटेंडेड इसलिए लिख रहा हूँ, मे बी दिस इज वेरी ट्रिवियल और समवन हु नोज दिस, पर एक्सटेंडेड लिखने से ही तुमको पता लगेगा कि मैं पॉइंट क्या मेक करना चाह रहा हूँ। और टोटल मिलाकर हमारे पास 10 बच्चे हैं तो हमारे पास ऐसे एवरेज आ जाएगी। बट देर इज अनदर मेथड टू लुक एट दिस। देखो ये क्या है, 12 प्लस 13 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 12 यहाँ कर लेते हैं, प्लस 14 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1/10, ये कर लेते हैं। ये अगर हमने कर लिया तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 12 इंटू में 1/10 प्लस 13 इंटू में 2/10 प्लस 14 इंटू 2/10, ये हो रहा है ना। 15 इंटू में 4/10 प्लस 16 इंटू में 1/10, ये आ गया। ये क्या है बेसिकली, ये है कोई भी एज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एज प्लस अगली एज इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एज, ये आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू वो क्वांटिटी का सम इंटू में उस वो क्वांटिटी इंटू में उसकी प्रोबेबिलिटी, और ये पूरा समेशन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन नंबर ऑफ तुम्हारे पास अगर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एजेस हैं इस केस में तो वैसे करके। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हमको एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन या एवरेज कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है सिस्टम की, तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर हमने बात की है एवरेज अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो वो ऐसे निकालेंगे कुछ, पहली कॉन्फ़िगरेशन इनटू पहली कॉन्फ़िगरेशन की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी कॉन्फ़िगरेशन इनटू में दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ऐसे करके। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कर कर हम निकालते हैं एवरेज जो कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी सिस्टम की। अब सोच कर देखो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पी आई ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ गया तो बाकी सारे ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे। तो एवरेज कॉन्फ़िगरेशन यही बन जाएगी जो उस पी आई के साथ लगी हुई है। ऑलमोस्ट वही होगा उस सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा रियलिटी में भी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें जो ऊपर सारे आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं उनकी डिस्कशन चलेगी बहुत अच्छी, और आप पूरा समझ में आ जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास 4 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 अलग अलग पार्टिकल्स, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इन दोनों में बहुत फर्क है।
4 इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, तुम नहीं बता सकते कि वो वाला इलेक्ट्रॉन है और वो वाला है। ओके, तो ये इस चीज़ पर आगे हम बात करने वाले हैं, तो अगर इसमें तुमको कन्फ्यूजन हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए ये है येलो बॉल, ये है रेड। इनको मैं अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये कलर से लेबल हो पा रही है, ऐसे करके। तो अब हमारा टास्क ये है कि हमको 4 बॉल्स दी हुई हैं और टोटल मिलाकर जो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी है वो क्या है, 4 एप्सिलॉन। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो हो सकती है एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 0 भी हो सकती है, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन, ऐसे करके ये हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है और हमको ये बताना है कि इस सिस्टम की एवरेज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ कि क्या होते हैं एवरेज कॉन्फ़िगरेशन निकालने के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले तुम निकालो वन पार्टिकल स्टेट्स। वन पार्टिकल स्टेट्स का क्या मतलब है कि एक पार्टिकल के कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं। वो इस केस में क्या है, ये वाली एनर्जीज। एनर्जीज क्या हो सकती हैं या क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं, आगे चलकर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है, हमको लिखनी है पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस। थर्ड जो हमको चीज़ करनी है वो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स का नंबर निकालना है और इन सबको ऐड करेंगे जब, इन सबका जब समेशन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सही बात है ये। उसके बाद हमको पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस भी मिल गई, उनके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी मिल गए, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी मिल गए, तो हमको सारी कॉन्फ़िगरेशंस की प्रोबेबिलिटीज भी मिल गई। क्या मैं बोल सकता हूँ, गामा बाय ओमेगा वाली बात याद करो। अब सिर्फ काम बचा है पहली कॉन्फ़िगरेशन इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसे ऐसे करके हमको एवरेज मिल जाएगा। तो हमको इन स्टेप्स के साथ डील करना है। तो अपने वाली जो प्रॉब्लम है उस पर ये सारी चीज़ें लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हम कवर कर चुके हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी हो सकती है 0, एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाती है। सेकंड जो है वो है पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हो सकती है सिस्टम की। इस एनर्जी में इतने पार्टिकल्स हैं, इस एनर्जी में इतने पार्टिकल्स हैं। तो हम पहले ये बनाते हैं, एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको इसके लिए। मान लो इस वाले कॉलम में होगा 0 एनर्जी में कितने पार्टिकल्स हैं, इसमें है 1 एनर्जी में कितने पार्टिकल्स हैं, इसमें है कि 2 एनर्जी में कितने पार्टिकल्स हैं, इसमें 3 में कितने हैं और इसमें 4 में कितने। 5 में तो हो नहीं सकता क्योंकि टोटल एनर्जी ही 4 है। और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, पहले इसको यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, आगे देख लेंगे कि कौन सा होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चारों पार्टिकल्स यहाँ पर हों। पर सिंपल सी बात देखो, अगर चारों पार्टिकल्स ही 0 एनर्जी वाले हुए तो क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी 4 एप्सिलॉन की? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, तो 3 से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 3 आ गए तो यहाँ पर 1 होगा। तुमको पार्टिकल नंबर भी कंजर्व करना है और एनर्जी भी कंजर्व करनी है, ये बात ध्यान रखना। शुरू में ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलोगे तो बहुत जल्दी आदत लग जाएगी इसकी। अब हम चलते हैं सेकंड पे। अब यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात देखो, 2 हमने यहाँ पर रख लिए पार्टिकल्स, तो हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच गए हैं 2 और एनर्जी कितनी बच गई है 4 एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर 2 पार्टिकल्स को लगा दें? ये भी बन सकती है कॉन्फ़िगरेशन, 4 एप्सिलॉन हो गई एनर्जी।
अब यहाँ पे हम दोबारा से अगर हम 2 कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले में अब 2 वाला क्या और कोई बन रहा है, एक बार सोच लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 डाल दिया तो अगर हमने यहाँ पर 2 डाल दिया तो यहाँ पर 1 डालना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व नहीं रहेंगे। ओके, तो ओवरऑल तुम देखोगे कि यही 2 बन सकते हैं जब ये दोनों 0 में 2 ही पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर 1 डाल लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 1 डाला तो अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचे, 3, और एनर्जी कितनी है, 4 एप्सिलॉन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम कि 3 एप्सिलॉन में एक पार्टिकल है, और नहीं, एक बार इसको देखते हैं। ओके ओके, तो सोच के, हाँ, तो 2 एप्सिलॉन में अपने पास एक पार्टिकल है और 1 एप्सिलॉन में अपने पास 2 है। ऐसे पार्टिकल नंबर भी कंजर्व हो पा रहा है और यहाँ पर 0 0। इसके अलावा और कोई बन सकती है 1 की, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हमने लगा लिया 1 तो यहाँ 3 भी नहीं हम कर सकते हैं, बिकॉज तब भी नहीं हो पाएगा पूरा। यहाँ हम अगर 1 कर लेते हैं तो 2 पार्टिकल्स में 3 एप्सिलॉन बांटा भी नहीं जा सकता ऐसे, तो नहीं, बस यही होगा इसमें। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं 0 पार्टिकल्स। अब अगर यहाँ पर 0 हैं तो टोटल मिलाकर 4 पार्टिकल्स हैं और टोटल एनर्जी 4 एप्सिलॉन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, चारों के चारों स्टेट में आएंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये टेबल ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनी है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो पूरा हो गया है। सेकंड स्टेप भी अब पूरा हो गया है, ये भी पूरा हो गया और ये भी। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हमको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें आज जब हम करेंगे तो थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। सेकंड वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है काउंटिंग टेक्निक्स वाली मेरी, तो वो जाकर देखो अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो, और आता है तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब तुम एक बार खुद सोचो, तुम्हारे पास इस वाली अरेंजमेंट को लगाने के लिए टोटल मिलाकर कितने तरीके हैं, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो 4 में से 3 कोई भी तुम सेलेक्ट कर सकते थे, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 4 में से कोई भी 3 तुमको सेलेक्ट करने थे। कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। वो करने के बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचे, 1। एक पार्टिकल को इसमें अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये अपने पास 4 आ गया। अब सेकंड पर चलते हैं। अच्छा, ये तो तरीके थे ऐसे अरेंज करने के सिस्टम को, तो जितने ऐसे तरीके हो सकते हैं उसी को तो हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बोलेंगे। तो 4 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं फर्स्ट केस के। जैसे ही हम सेकंड केस में आए हैं तो हमको पहले यहाँ पे कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 में से 2 और फिर उसके बाद 2 में से 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4c2 इंटू 2c2। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 12 आई थिंक। ठीक है, अब थर्ड वाले में हम चलते हैं। यहाँ का अगेन हम लिख सकते हैं 4c2 इंटू 2c1, इस वाले के लिए 2c1, और यहाँ पे एक ही पार्टिकल अब रह गया है तो 1c1, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आ,
एक बार हम देख लेते हैं। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, तो अपने पास 12 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गए इस वाले केस के अंदर। ठीक है, तो फोर्थ वाले के अंदर हम चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या आ जाएगा, 4C1 इंटू 3C2 इंटू 1C1, तो ये बेसिकली अपने पास हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा दोबारा से 12, और ये अपने पास हो जाएगा 4C4 इज इक्वल टू 1। तो अपने पास अगर हम नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस को वो करने लगे, हाँ, तो आई थिंक यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वो आना था कॉन्फ़िगरेशंस, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, वो यहाँ पर 6 आना था। ओके, तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के अपने पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन रहे हैं 4, सेकंड के 6, थर्ड के 12, फोर्थ के 12 और फिफ्थ के 1। टोटल कितने हुए, ये ऐड कर लेते हैं सबको, तो ये आ गया अपने पास 35। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, 4/35, सेकंड का 6/35, थर्ड का 12/35, और ऐसे कर कर हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं सारों की। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, अब हमको निकालनी है एवरेज कॉन्फ़िगरेशन, जो मेन था काम। एवरेज कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमने सिस्टम की निकाल ली, इन प्रिंसिपल यू आर डन। यही है मेन मोटिव स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ये बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम है, तो जो और मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर एवरेज निकालना थोड़ा सा और टफ हो जाता है, या और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इश्यूज कुछ, बट मेन पॉस्टुलेट यही है। तो एवरेज अगर कैसे निकालनी है, देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द जीरो स्टेट, यानी कि इसका एवरेज। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाली के अंदर कितने हैं, 3 है जीरो में। तो अगर हमको एवरेज निकाले तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू में 4/35 प्लस में अगली में कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू में 6/35, अगले वाले में 2 इंटू में 12/35, 2 अगले वाले में आ जाएगा 2 इंटू 12/35, अगले वाले में 1 इंटू 12/35 प्लस 0 इंटू 1/35। ठीक है, अब इन सारों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड जैसे ही हम इनको कर लेंगे तो अपने पास बन जाएगा 24 प्लस 12 36 प्लस 12 48 प्लस 12 60/35, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.71। तो हम बोलेंगे कि ऑन एन एवरेज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द जीरो स्टेट है वो है 1.71। सिमिलरली हम औरों के भी जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा n1 का जो आएगा, मैं निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, आप ये खुद निकाल सकते हो। तो n1 का जो है अपने पास बन रहा है
1.14, N2 का अपने पास बन रहा है 0.69, N3 का अपने पास बन रहा है 0.34 और N4 का अपने पास बन रहा है 0.11। ध्यान से देखो, अगर इन सबको तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो 4 ही आएंगे। अगर डेसिमल्स में तुमने यहाँ पे राउंड ऑफ थोड़ा इधर उधर कर लिया तो 4 के आसपास जरूर आएंगे, लेकिन 3.999 आ जाए शायद। और एनर्जी जो होगी वो भी 4 एप्सिलॉन ही आएगी। तो ऐसे कर कर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक ही है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। तो आप लोगों ने अपने थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में हमेशा ये बात सुनी होगी कि एक हॉट सिस्टम है, मान लो अपने पास, मान लो रेड को हॉट से हम डिनोट करते हैं, तो मान लो ये एक हॉट बॉडी है और एक रिलेटिवली कूल बॉडी है, उसको हम ग्रीन से डिनोट करते हैं। तो इसका मान लो टेम्परेचर है T2, इसका है T1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, तो सब बोलेंगे कि जी हॉट से कोल्ड में, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, इफ लेफ्ट टू देमसेल्व्स आइसोलेटेड सिस्टम में जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड बॉडी पे जाती है। ओके, सो इसीलिए हम ये भी बोल देते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज ऑलवेज, क्योंकि अगर इसने क्यू हीट लूज करी और इसने क्यू हीट गेन करी, तो एंट्रोपी चेंज इसका हो जाएगा Q/T1 और इसका हो जाएगा -Q/T1। मान लो बड़े बड़े रिजर्वायर है अगर, -Q/T2 सॉरी, तो एंट्रोपी का चेंज आ जाएगा Q T2 - T1 अपॉन T1 T2। तुम बोलोगे कि T2 was greater than T1, so this is greater than 0, so this is delta S is greater than 0। ऐसे करके तुम बोल दोगे कि एंट्रोपी जो आती है वो पॉजिटिव आ गई इस केस में। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हॉट बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी को हीट देती है। दिस इज द सेम एज जो तुम्हारा एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है आइसोलेटेड सिस्टम्स की। बट मैं यहाँ पर एक बात क्लेम कर देता हूँ कि ऐसा हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी ब्रोकन, इट इज नॉट अ लॉ इन द ट्रू सेंस। क्यों? ऐसा हमेशा पॉसिबल है कि इस कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट चली जाए, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। बट उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी कम होती है ज़्यादातर एक्चुअल सिनेरियो में कि तुम बोल देते हो कि हमेशा हीट हॉट से कोल्ड पे ही जाएगी। तुम्हारे पास अगर 10 पार्टिकल सिस्टम है, उसके अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक करना ईजी है, लेकिन अगर 10⁻23 पार्टिकल सिस्टम है, उसके अंदर जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत लो है इसको ब्रेक करने की। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टैटिस्टिकल लॉ। Second law is a statistical law. It is not a law in the true sense of physical laws that we know. Statistical. Okay. अब थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इसका मैं तुम लोगों को आगे जाकर डेरिवेशन ज़रूर कराऊंगा, बट अभी के लिए मैं तुमको एक थोड़ा सा फील लेने के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक फॉर्मूला बताता हूँ एंट्रोपी का। नोटिस दैट जब तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, यू नेवर टॉक अबाउट एक्चुअल एंट्रोपी। तुम हमेशा सिर्फ
चेंज इन एंट्रोपी की बातें करते हो कि इतनी एंट्रोपी चेंज हो गई हॉट रिजर्वायर की, कोल्ड रिजर्वायर की, कार्नो इंजन की। बट इस केस में हम बात करेंगे एक्चुअल एंट्रोपी की। स्टैटमैक डज नॉट टॉक अबाउट वो कि चेंज इन एंट्रोपी। एस जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू द नेचुरल लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। काफी भारी लग रहा होगा ये पहली बार में सुनकर, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने हमेशा से ये सुना होगा कि जो कोई भी सिस्टम है, एंट्रोपी इज टेकिंग द यूनिवर्स टुवर्ड्स डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे। तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल इस फॉर्मूले से दिख रहा है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे उतना ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ेगा। सोच कर देखो कोई। तो और ये के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर -23 इन एसआई यूनिट्स। ओके, तो जो हमारा अभी ऊपर सिस्टम था उसके टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने थे, 35 थे। तो हम आराम से लिख देंगे उसके एंट्रोपी में के बी एल एन 35। बात खत्म, खत्म हो गया एंट्रोपी निकालने का प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा हम बस 2 मिनट की और ये वीडियो बची है, पहले ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला ट्रू क्यों है, क्या सेंस है इस फॉर्मूले के अंदर। इसकी इंट्यूशन देख लेते हैं थोड़ी सी। इंट्यूशन कैसे देखेंगे, देखो मान लो तुमने दो सिस्टम्स को मिक्स किया, पहले के अंदर माइक्रोस्टेट्स थे ओमेगा 1, एंट्रोपी थी S1, दूसरे के अंदर थे ओमेगा 2 और एंट्रोपी थी S2। अच्छा, पहले एक बात देख लेते हैं, इंट्यूशन से मेरा मतलब क्या है। ये ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में क्यों नहीं है भाई, ये लॉग की फॉर्म में क्यों है, इसी की इंट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब तुमने मान लो इन सिस्टम्स को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होगा खुद सोचो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसके ओमेगा 1 थे और इसके ओमेगा 2 थे, तो टोटल अब पूरे सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स कितने हो गए, इन दोनों का प्रोडक्ट। टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी सिस्टम्स की मिलाकर, ऐड हो जाएगी दोनों की मिलाकर। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो सिर्फ लॉगरिथम ही अलाउ करेगा और कोई फंक्शन अलाउ नहीं करेगा। देख लो, S1 इज इक्वल टू, अगर तुम देते हो के बी एल एन ओमेगा 1, S2 दे दो के बी एल एन ओमेगा 2, ऐड कर दो दोनों को, S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, के बी एल एन ओमेगा 1 प्लस एल एन ओमेगा 2, तो के बी एल एन ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये ऐसे हो गया। के बी क्यों आया यहाँ पे, ये मैक्स प्लैंक ने डिराइव किया था, इसकी अभी बात नहीं करेंगे, आगे चल के पूरी जब डेरिवेशन आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि के बी कहाँ से आया यहाँ पर। और यही ओरिजिनल प्रूफ था इसका, सिर्फ ये देखा गया कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंट्रोपी ऐड हो जाएगी, क्या फंक्शन होना चाहिए, लॉगरिथमिक। बात खत्म। ओके, सो आई होप ये वीडियो में से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए कि मैंने कहाँ पर बुरा पढ़ाया, और रिव्यूज़ अच्छे दीजिए कि कहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी या कुछ इसमें ऐसा लगा कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा था सब्जेक्ट में या काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। सो कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 and let's meet in the next video. Thank you.